छात्रों, हम देख रहे थे ठेस ये कहानी फणीश्वर नाथ जी की, जो एक गांव की कहानी है, कलाकारों की कहानी है। उसमें सिरचन जो है किस तरह से काम करता था, सिरचन के काम करने का तरीका क्या था, और लोग जो है उससे कोई भी काम कराते थे तो किस तरह से उसको अलग अलग प्रलोभन देकर उससे काम करवाते थे और सारे जन खुश थे। तो उसके मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है। बदकुट्टी मतलब बातें बनाना। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना मतलब उसको गुस्सा आना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। तो इस तरह से उसको कोई भी अगर कुछ बातें कह देता, उसको बोलने की या बातें करने की तो काफ़ी आदत थी, लेकिन उसको कोई ज़्यादा बोल दे तो वो नाराज़ भी हो जाता और गुस्सा भी करने लगता था। तो इस तरह से तो मंझली भाभी की जो माँ है उसकी दुलारी बहू थी, तो किस तरह से उसके बोलने पर वो नाराज़ हो गया, उसका मुंह लाल हो गया। आगे देखते हैं। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। कान मत दो मतलब ध्यान मत देना, मत सुनो उनकी बातें। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा, यानी पान जो खाते हैं, खाने वाला पान, तो मुंह में ले लिया। और उसने जब पान खाया तब चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक हो थोड़ा हैरान हो जाना। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, एकदम अलग तरीके से उसको घूम रही थी। छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकोवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। तो वो अब जर्दा, उसको तंबाकू जो है मांगने लगा था। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, मतलब उससे नाराज रहती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकोवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। अब लेखक को ऐसा लगा कि यह बोलने पर वो नाराज़ हो जाएगा, अब इससे कोई काम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा उनको इस बात पे लगता है। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुकाया। तो थोड़ा सा वो अब शायद वो नाराज़ हो जाएगा ऐसा लगता है, तो वो पान खाते खाते थूक आता है। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रख टंकी हुई अधूरी चिक पर निगाह डाल हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब उनको लगा कि सिरचन जो है इनकी बातों में नहीं आएगा, वो ये काम नहीं करेगा। तो माँ कहती है कि जाने दे बेटी, जो भी आपको चाहिए रहेगा वो मेले से खरीद कर आपके पास भेज देती हूँ। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ। तो थोड़ा सा वो नाराज़ हो जाता है, काम करने के लिए मना कर देता है, नाराज़गी जताता है। अब यह काम नहीं करूँगा,
गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। तो मैं थोड़ा नाराज़ हो जाएगा, ऐसा लगा नहीं था उनको, लेकिन कहते हैं कि गांव भर में तुम्हारे ही घर में मुझे काफ़ी इज्जत मिलती थी। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छिट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। तो अब वो दिन आ गया था कि मानू को जो है ससुराल भेजने की तैयारी हो चुकी थी, और वो दिन भी आ चुका था कि मानू अब अपने ससुराल जाएगी। लेकिन अभी सिरचंद क्या करता है उस पर बात अभी अड़ी है। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू कड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। तो मानो वो अब सिरचंद जो है उससे मिलने आया है। वो नहीं चाहता कि इस गांव से कोई बहुरानी, किसी के घर की बहुरानी नाराज़ न हो, कोई लड़की नाराज़ न हो, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचंद ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो इस तरह सिरचंद जो है किसी को नाराज़ भी न होते हुए देख सका। तो वह सब सामान जो है बहू रानी का सब लेकर स्टेशन पर जाकर उनको दे देता है, और वह जो ससुराल से ऑर्डर आई थी वो सारी पूरी करता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको, और उसकी कारीगरी देखकर लेखक के मन में भी काफ़ी उसके प्रति सम्मान की भावना दिखाई देती है।